Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 12th of February 2025. 12 फरवरी 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस है। एक और चीज़ बता दूं कि स्टार्ट किया है हमने डेली करंट अफेयर्स को अपलोड करना इन द वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं, दिस इज़ द वेबसाइट जहाँ पे temsis.com आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेली नोट्स भी मिल जाएंगे। 2 दिन इसी में लग गए, मुझे प्रोसेस थोड़ा बनानी थी, प्लान चॉकआउट करना था, और दूसरी चीज मुझे इकोनॉमिक सर्वे की समरी बनानी थी, इसलिए 2 दिन न्यूज़पेपर नहीं आ पाया पीछे। तो इकोनॉमिक सर्वे की सर्वे भी समरी भी मैंने पूरी अपलोड कर दी है। जैसे कि जो लोग हमारे कोर्सेज का हिस्सा है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, करंट अफेयर्स का कोर्स है, ये देखो करंट अफेयर्स के कोर्स में जो लोग भी हिस्सा है, अगर आप देखें कंटेंट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे की समरी पूरी मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने पूरी समरी जो इकोनॉमिक सर्वे की है कंप्लीट कर दी है, और ये लगभग 50 पेज में इसमें क्वेश्चंस भी डाले हैं मैंने। मतलब ये समरी तो आपको मिलेगी मिलेगी, प्लस इसमें क्वेश्चंस भी हैं। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज, वो ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करेंगे हम आज के न्यूज़पेपर को। पहले फ्रंट पेज आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट पेज में आज बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं। मणिपुर क्राइसिस के बारे में है, दूसरा एआई समिट के बारे में है, तीसरा यहाँ पे सेंसेक्स स्टॉक मार्केट के बारे में, और चौथी जो न्यूज है वो डोनाल्ड ट्रंप का एक एक्ट, उन्होंने एफसीपीए करके एक्ट है, उसको अभी कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया है, मतलब स्टॉप लगा दिया, स्टे लगा दिया है, तो उसके बारे में है। तो एक एक करके हम ये सारे न्यूज आर्टिकल्स देखेंगे। सारी नोट्स ऑलरेडी मैंने यहाँ बना रखी है, एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट और न्यूज है, आज मैं दिखा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। वो है यूएस एड प्रोग्राम जो है डोनाल्ड ट्रम्प ने वो भी बंद कर दिया। तो आपको दिखाता हूँ, आज का बहुत बड़ा टॉपिक है ये देखो लिखा है, हाउ विल फ्रीज ऑन यूएस एड विल अफेक्ट द वर्ल्ड। यूएस की जो एड यानी मदद जो यूएस करता है बाकी लोगों को, ग्रांटिंग एड्स दे करके, जो भी दे करके, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो न्यूज है वो यूएस एड से ही हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यूएस एड का बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, इसके बेसिक्स के बारे में। तो यूएस एड का जो फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन कब हुआ था? 1961 में हुआ था, और उसमें प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। याद रखिएगा, द प्रेसिडेंट वाज जॉन एफ कैनेडी। एंड उनके दौरान ये लेट मी यूज द पेज मार्कर आल्सो, यस हियर इट इज। हाँ, तो उस समय जो आपके प्रेसिडेंट थे वो थे जॉन एफ कैनेडी। एंड इसका काम क्या है, इसको बनाने का काम क्या है? 1960 में जिसको बनाया गया, इसका मेन एम था टू प्रोवाइड फॉरेन एड, डिजास्टर रिलीफ एंड डेवलपमेंटल असिस्टेंस इन एरियाज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। अलग अलग एरियाज में एड देना, मदद देना फॉर हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस। अभी इसकी यूएस एड की फंडिंग यूएसए ने रोक दी है। क्यों रोक दी है? द गवर्नमेंट हैज सस्पेंडेड द यूएस एड अंडर बजटरी कंस्ट्रेंट्स। उनका कहना है कि भाई बजटरी कंस्ट्रेंट्स है, खर्चा बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू इतना ज्यादा है नहीं। अब अमेरिका में भी भैया थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसी प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो उनका कहना है कि भाई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। ये वो फालतू बातें वो कह रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रिडायरेक्ट किए थे फंड टू डोमेस्टिक प्रायोरिटीज। बंद नहीं किया था उस समय बाइडेन के गवर्नमेंट ने, लेकिन मतलब अपने इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ज्यादा वो यूज कर रहे थे। बट नाउ द डोनाल्ड ट्रम्प गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, यू हैव टू फ्रीज इट। एंड अब फ्रीज करने से ऑब्वियस सी बात है, जो यूएस एड के अलग अलग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होंगे। इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो मेनली यूएस एड का जो इंडिया में मतलब खर्चा होता है वो हेल्थ प्रोग्राम्स में होता है। फॉर एग्जांपल एचआईवी एड्स के हो गए, टीबी के हो गए, मैटरनल हेल्थ के हो गए, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट्स में भी कुछ खर्चा करता है यूएसए। तो बेसिकली दैट विल बी इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ दिस। एंड वो सारे प्रोजेक्ट्स जहाँ पे आप सबको मतलब ये यूएस एड मदद कर रहा था, वहां पे डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड द सस्पेंशन में डिले और कैंसिल सेवरल ऑनगोइंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो बहुत सारे ऑब्वियस सी बात है, जब पेमेंट नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो बंद करने पड़ जाएंगे। तो दैट कैन ऑल्सो हैपन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो दूसरी न्यूज मैंने आपको फ्रंट पेज की दिखाई थी वो थी एआई समिट। एआई एक्शन समिट कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है पेरिस, फ्रांस। 2025 का जो हो रहा है, 2025 में कहाँ हो रहा है? पेरिस, फ्रांस में हो रहा है एआई एक्शन समिट। एंड एआई एक्शन समिट है क्या? तो एक ग्लोबल फोरम है फॉर एआई गवर्नेंस। एआई गवर्नेंस के लिए एक ग्लोबल फोरम है, एंड इसका फोकस रहता है एथिकल एंड सेफ एआई डेवलपमेंट के ऊपर। एथिकल एंड सेफ एआई डेवलपमेंट होता रहे, इसके ऊपर ये पूरा फोकस रहता है। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। बहुत सारे इश्यूज इस बार डिस्कस हुएंगे, जैसे एआई के कारण क्या जॉब लॉस होगा कि नहीं होगा, क्या रेगुलेशन होना चाहिए,
एथिकली कैसे एआई का हम यूज कर सकते हैं, एआई के सेफ्टी रिस्क्स क्या है, ये सारी चीजें एंड बायसेस क्या है एआई मॉडल्स में, वो सारी चीजें डिस्कस होती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। कितने समिट एआई एक्शन समिट पहले हो चुके हैं अगर बात करें तो, पहले पहला जो हुआ था 2023 में वो हुआ था लंदन में हुआ था, दैट वाज फोकसिंग ऑन एआई रिस्क्स इन द नेशनल सिक्योरिटी। फर्स्ट वाज इन लंदन, सेकंड वाज इन न्यूयॉर्क यूएसए 2024 में, और ये तीसरा एआई समिट है। तो एआई एक्शन समिट अगर आपसे कोई पूछे कितने हो गए हैं, तो दो पहले हो चुके हैं। पहला हुआ था लंदन में, सेकंड हुआ था न्यूयॉर्क यूएसए में, और तीसरा हो रहा है इस बार पेरिस फ्रांस में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब जो फ्रंट पेज की न्यूज थी स्टॉक मार्केट सेंसेक्स से रिलेटेड, तो बस कुछ नहीं, मैं आपको इस न्यूज आर्टिकल में सेंसेक्स बता देता हूँ क्या होता है, और सेंसेक्स के अलावा निफ्टी 50 बीएसई एनएसई क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको इस न्यूज आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। तो यहाँ पे सेंसेक्स का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सेंसिटिव इंडेक्स। ये इंडिया का ओल्डेस्ट स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, 1986 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, याद रखिएगा, इंडेक्स इज सेंसेक्स, ठीक है ना। और ये ट्रैक करता है परफॉर्मेंस ऑफ टॉप 30 कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड है, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है। निफ्टी 50 क्या होता है, तो निफ्टी 50 बेंचमार्क स्टॉक मार्केट इंडेक्स है फॉर द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई का है निफ्टी 50, ठीक है। सेंसेक्स है आपका बीएसई का, निफ्टी 50 है आपका किसका, एनएससी का, ठीक है ना। 1996 में बना था निफ्टी 50, और ये 50 निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज आती है, तो इट ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ 50 कंपनीज, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना है। सेंसेक्स बीएससी की 30 कंपनीज के लिए है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। डिफरेंस क्या है बीएससी और एनएससी की अगर हम बात करें तो, लेट मी शो यू द डिफरेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बीएससी जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका स्टैब्लिशमेंट 1875 में होता है। बीएससी का स्टैब्लिशमेंट 1875 में हुआ था। एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसका एस्टैब्लिशमेंट 1992 में हुआ था। कंपनीज 5000 से ज्यादा बीएसई में लिस्टेड हैं, एनएसई में 2000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। बेंचमार्क इंडेक्स जो है इसका बीएसई का सेंसेक्स है, जिसमें 30 स्टॉक्स लिए गए हैं टॉप, और एनएसई का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है, जिसमें टॉप 50 इंडेक्सेस लिए गए हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर हम बीएसई की बात करें तो कम रहता है, एनएसई की बात करें तो ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम रहता है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन रिमेंबर रिगार्डिंग दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। मार्केट्स गिर रहे हैं, शेयर मार्केट गिर क्यों रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, शेयर मार्केट के गिरने का जो मेजर रीजन है वो है ट्रंप ने अनाउंस किया है 25% टैरिफ ऑन स्टील एल्यूमिनियम इंपोर्ट। तो जो प्रोटेक्शनिज्म, बढ़ता हुआ जो प्रोटेक्शनिज्म है, दैट इज द मेन रीजन व्हाई दिस इज डिक्रीजिंग द शेयर मार्केट्स आर फॉलिंग। मेन रीजन इज टैरिफ जो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म जो बढ़ा रहा है यूएसए, डोनाल्ड ट्रंप स्पेशली, देन फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द इंडियन मार्केट, दैट इज ऑल्सो अ रीजन फॉर दैट, है ना। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी भारत से कुछ कुछ लोग विड्रॉ करके जा रहे हैं, तो दैट इज अगेन अ रीजन फॉर दिस। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको समझ में आ गया होगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। सो दैट इज द न्यूज विच इज देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे अभी तक तो हमने देख लिया हिस्ट्री, जॉब लॉसेस, एआई समिट के बारे में देख लिया। अब ट्रम्प सस्पेंड्स फॉरेन ब्राइवरी लॉ इन पॉसिबल रिप्रीव फ्रॉम अडानी। अब यहाँ पर एक पहली चीज देख लेते हैं, न्यूज क्या है। तो आप देखेंगे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने मंडे को साइन किया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पॉजिंग द फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1977। याद रखिएगा, एक एक्ट था जिसका नाम क्या है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 का है, एंड इसको पॉज कर दिया गया है फॉर एटलीस्ट 180 डेज। याद रखिएगा, दिस हैज बीन पॉज्ड फॉर एटलीस्ट 180 डेज अंटिल द अटॉर्नी जनरल कंप्लीट्स अ रिव्यू ऑफ द लेजिस्लेशन। जब तक कि इस एक्ट का रिव्यू नहीं हो जाता, लेजिस्लेशन का रिव्यू नहीं हो जाता, तब तक इसको पॉज रखा जाएगा। नाम क्या है याद रखिएगा, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1977। अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1977 न्यूज में था, ये किस कंट्री से रिलेटेड है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा दिस इज रिलेटेड टू द यूएसए। यूएसए का ये बहुत ही फेमस लॉ है, एंड इसको अभी पॉज किया गया, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, और इसको 180 दिनों के लिए ही अभी पॉज किया गया है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। 1977 में ही आया था, ठीक है। मैं देख लेता हूँ इसके रिगार्डिंग में, मैंने कुछ न्यूज आर्टिकल शायद लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया 1977। इसमें देखो क्वेश्चन तो यही आ सकता है, क्वेश्चन इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। 1977 का फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट किससे रिलेटेड है एंड ऑल।
एक न्यूज आर्टिकल आ जाए है मैनग्रूव्स के रिगार्डिंग, तो मैं मैनग्रूव्स के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ और न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं स्पेशली उसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। लेट मी टेल यू दैट एज वेल। मैनग्रूव्स जो होते हैं दे आर कोस्टल फॉरेस्ट्स फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स ग्रोइंग इन सलाइन वाटर। तो मैनग्रूव्स क्या होते हैं, कोस्टल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, कोस्टल फॉरेस्ट फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स एंड सलाइन वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है ना। ट्रॉपिकल एंड सलाइन वाटर में ग्रो करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एंड दे एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट साइक्लोन, सुनामीज एंड कोस्टल इरोजन। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल बैरियर के रूप में काम करते हैं सुनामी, साइक्लोन्स एंड कोस्टल इरोजन के केस में। न्यूमेटोफोर्स क्या होता है, न्यूमेटोफोर्स इसमें एरियल रूट्स होती हैं, याद रखिएगा। इसमें आपके मैनग्रूव्स में कुछ एरियल रूट्स पाई जाती हैं दैट ग्रो अपवर्ड्स फ्रॉम द सॉइल टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से एब्जॉर्ब करने के लिए अपवर्ड फ्रॉम द सॉइल ये ग्रो करती हैं and they are basically known as your they are known as they are known as pneumatophores, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे न्यूमेटोफोर्स किस में पाए जाते हैं, तो न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं आपके दे आर फाउंड इन मैनग्रूव्स, ठीक है। मेजर मैनग्रूव्स एरियाज इंडिया के कौन कौन से हैं, तो सुंदरबन मेजर मैनग्रूव एरिया, लार्जेस्ट मैनग्रूव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है, इट इज होम टू रॉयल बंगाल टाइगर। महानदी डेल्टा जो कि उड़ीसा का है, वहां पे भी मैनग्रूव प्रोटेक्टेड विलेजेस हैं। गोदावरी कृष्णा कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में, दैट इज ऑल्सो क्रिटिकल, है ना। यहाँ पे आपको होप आइलैंड, कोरिंगा, ये सब मिलेगा। पिछावरम तमिलनाडु में सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रूव जो है इंडिया का, वह है पिछावरम, दैट इज इन योर तमिलनाडु। गल्फ ऑफ कच्छ जो है गुजरात, ड्राई क्लाइमेट मैनग्रूव है विच इज अडेप्टेड टू हाई सैलिनिटी। बॉम्बे हाई कोर्ट, अभी न्यूज में क्या होता है, बॉम्बे हाई कोर्ट इज अलाउइंग मैनग्रूव कटिंग। अब 2000 अभी द कोर्ट अलाउड 209 मैनग्रूव्स टू बी कट फॉर द अडानी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो अब ये भी अडानी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए 209 मैनग्रूव्स को काटे जाने की बात बॉम्बे हाई कोर्ट ने की है। एंड इन्वायरमेंटलिस्ट जो है ये कह रहे हैं कि भाई इट विल लीड टू कोस्टल इरोजन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो याद रखिएगा, न्यूज में रहने का रीजन मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। आज सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन न्यूज में था, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, आप लोग नहीं तो सोचेंगे कि कहाँ से बता रहा हूँ मैं। तो ये आपका हो गया, दिस वाज द थिंग व्हिच वाज देयर फ्रॉम द फ्रंट पेज। आगे अगर आप मूव करेंगे तो लेट मी शो यू वन बाय वन। यहाँ पे आपको एनसीआरबी की एक एनुअल क्राइम रिपोर्ट के बारे में बता दूं, 2023 में आती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनुअल क्राइम रिपोर्ट कौन देता है, तो एनुअल क्राइम रिपोर्ट एनसीआरबी देती है, ये काम एनसीआरबी का है, ठीक है ना। अगर एनुअल सुसाइड रिपोर्ट कोई बोले तो वो भी एनसीआरबी देती है। अगर कोई पूछे प्रिजन की स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट कौन निकालता है एनुअली, तो वो भी वो बाई एनुअली निकलती है, 2 साल में निकलती है, वो भी आपकी एनसीआरबी निकालती है। तो ये सारी चीजें, ये फैक्ट्स आप याद रख सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स, ठीक है। आगे मूव करते हैं। एमपी कैबिनेट नॉड फॉर पॉलिसीज टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल आउटपुट। अब ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश ने अभी अपनी इंट्रोड्यूस की है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ होने वाला है, भोपाल मध्य प्रदेश में होने वाला है। और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसीलिए मध्य प्रदेश ने इंट्रोड्यूस की है अपनी खुद की पॉलिसी। व्हाट पॉलिसी, द पॉलिसी इज इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है ना। याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है बाय मध्य प्रदेश। ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी का 2025, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू बूस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी का, कि अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी भी इसके अंतर्गत आएगी। ईवी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, हाई वैल्यू एड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, ये सारी चीजें यहाँ पे लाई जाएंगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, प्लीज रिमेंबर दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनको हम डिस्कस करेंगे। एशियन एलिफेंट्स, अब एशियन एलिफेंट्स के बारे में आया था, उसके पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बता दूं। सीआईसी यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो न्यूज में था उसके बारे में बता देता हूँ। तो सीआईसी जो है यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का टेन्योर, सैलरी, कंपोजिशन, उसके बारे में आपको बता दूं। तो प्लीज रिमेंबर दैट कि द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो स्टैब्लिश हुआ है अंडर द आरटीआई एक्ट। इसको याद रखिएगा, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत स्टैब्लिश किया गया है। एंड इट इज इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी, ये इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। एंड इसका काम क्या है, इंश्योरिंग सिटीजंस राइट टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर फ्रॉम प्लस अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी। और ये कमिटी के कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। टेन्योर की बात करें तो टेन्योर अभी रिसेंटली 2019 में आरटीआई अमेंडमेंट रूल्स के थ्रू ही चेंज किया गया था। तो टेन्योर पहले तो इसका 65 और 5 था, लेकिन अब इसका कर दिया गया होल्ड फॉर अ टर्म ऑफ 3 इयर्स। याद रखिएगा, नाउ द सीआईसी टेन्योर हैज बीन चेंज्ड टू होल्ड द ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 इयर्स। प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल। एंड अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की डिग्री जो है उसको आरटीआई के अंतर्गत मांगा गया है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसमें काफी चैलेंज किया है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑर्डर को। तो दैट इज द रीजन व्हाई इट वाज इन न्यूज। एक और चीज न्यूज में थी, वो थी शक्ति प्रोसेसर की। शक्ति प्रोसेसर एंड आईआरएससीवी इनिशिएटिव। क्या है ये शक्ति प्रोसेसर? तो इंडिया का पहला इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर है विच इज डिजाइंड फॉर एरोस्पेस डिफेंस एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास ने इसरो के साथ कोलैबोरेट करके बनाया है शक्ति प्रोसेसर, इंडिया का पहला इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर। याद रखिएगा, इंडिया का पहला इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर विच इज डिजाइंड फॉर एरोस्पेस डिफेंस एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। ठीक है ना। आईआरएससी-वी इनिशिएटिव क्या है? तो आईआरएससी-वी का मतलब है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग वर्जन 5। आईआरएससी-वी क्या है? वी मतलब ये 5 है। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग वर्जन 5 एक ओपन सोर्स चिप आर्किटेक्चर है एंड इट इज प्रमोटेड अंडर द डिजिटल इंडिया आईआरएससी-वी इनिशिएटिव। गोल है टू रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन चिप मैन्युफैक्चरर। जो फॉरेन चिप मैन्युफैक्चरर्स है ना, जैसे इंटेल हो गया जो माइक्रोसॉफ्ट में बेसिकली करता है, एएमडी जो आपका राइजन और ये आसूस के जो सेट डिवाइसेस आते हैं उसमें एएमडी यूज होता है। एंड इनको रिप्लेस करने के लिए हमने भी आईआरएससी-वी, हमने अपनी खुद की वर्जन 5 चिपसेट बनाने की कोशिश की है, आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश किया। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आईईडी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस न्यूज में थे। तो क्यों न्यूज में थे और क्या है ये? आईईडी का मतलब होता है होममेड बॉम्ब, जो कि एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए यूज होता है। दे आर मेड फ्रॉम मिलिट्री ग्रेड और लोकली अवेलेबल मटेरियल्स। तो अलग अलग टाइप के आईईडीज होते हैं। टाइम डिलेड आईईडीज होते हैं जो एक्सप्लोड करते हैं एक सेट टाइम के बाद। प्रेशर प्लेट आईईडीज होते हैं, जब आप उसके ऊपर पैर रखोगे या प्रेशर पड़ेगा तब वो फटते हैं। रिमोट कंट्रोल्ड होते हैं, जो बाहर दूर से ही आप डिटोनेट कर सकते हो। ठीक है ना। आईडी अभी न्यूज में क्यों था? इंडियन आर्मी कैप्टन एंड सोल्जर वर किल्ड। उनको वो शहीद हुए हैं, हमारे दो इंडियन आर्मी के कैप्टन और सोल्जर इन एन आईडी ब्लास्ट नियर एलओसी। एंड ये दिखाता है कि कितना मिलिटेंट एक्टिविटी जो है बॉर्डर के स्पेशली रीजन में काफी ज्यादा हो गया है। तो दैट इज द रीजन व्हाई इट वाज इन न्यूज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगला जो टॉपिक है वो है इंडिया एलिफेंट्स कम्युनिकेशन। अब नाउ द टॉपिक इज रिगार्डिंग एलिफेंट कम्युनिकेशन, उसकी हम बात कर लेते हैं। क्या है ये? तो ये जो आर्टिकल आया था, जैसा मैंने आपको दिखाया भी था, ये आर्टिकल जो आया है ये आया है रिगार्डिंग एलिफेंट्स कम्युनिकेशन और उनके ट्रम्पेट साउंड। जो आपने ट्रम्पेट साउंड सुना होगा ना, एलिफेंट्स का जो ट्रम्पेट साउंड होता है उसके ऊपर ये आर्टिकल आया है कि एशियन एलिफेंट्स किस तरीके से अपना ट्रम्पेट साउंड निकालते हैं और उसके बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे ऑथर ने दो डिफरेंस बताए मेजरली। एक तो यंग एलिफेंट्स के ट्रम्पेट साउंड में और दूसरा ओल्डर एलिफेंट्स के ट्रम्पेट साउंड में बताया। यंग एलिफेंट जो होते हैं वो हाई पिच्ड कॉल करते हैं। दे प्रोड्यूस हाई पिच्ड कॉल्स टू अट्रैक्ट द हर्ड मेट्स। याद रखिएगा, जो दूसरे फीमेल मेट्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए यंग एलिफेंट्स होते हैं वो हाई पिच्ड कॉल्स करते हैं। और जो ओल्डर एलिफेंट्स होते हैं वो लोअर फ्रीक्वेंसी के साउंड निकालते हैं। जो ओल्डर एलिफेंट्स होते हैं दे प्रोड्यूस लोअर फ्रीक्वेंसी साउंड्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फीमेल। सेम मेटिंग रीजन ही है दोनों का, बट यंग जो एलिफेंट्स होते हैं वो हाई पिच्ड कॉल्स करते हैं और जो ओल्डर एलिफेंट्स होते हैं दे प्रोड्यूस द लोअर पिच्ड frequency sound. So please make sure you remember this. And the study basically है ये Asian Elephant Sound Library से which is doing the research on this. I hope you got clarity regarding that as well. ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एलिफेंट्स का अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो एलिफेंट का सोशल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। एलिफेंट्स में मैट्रियार्कल सोसाइटी होती है। द हर्ड्स आर लेड बाय ओल्डेस्ट फीमेल। जो मैट्रियार्क होती है ओल्डेस्ट फीमेल उनसे लीड होती है, जिनको याद रखेगा काफी नॉलेज भी रहता है पूरा पानी का कहाँ है, डेंजर कहाँ है, सारी चीजों का। ये सारी चीजें आई होप यू विल रिमेम्बर दैट एज वेल। इसके अलावा जो मेल होते हैं दे हैव द हर्ड, दे लीव द हर्ड एट प्यूबर्टी अराउंड 14-15 years and live alone or in bachelor groups. Elephants have strong family bonds and exhibit grief, playfulness, cooperation, etc. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। आपको समझ में आ गया होगा। सारा काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल।
आगे अगर हम देखें तो अगला है डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो डीआरडीओ इंडिया की प्रीमियर रिसर्च डिफेंस रिसर्च एजेंसी है। एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1958 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये डेवलप करता है मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, रडार्स, नेवल सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। और की अचीवमेंट्स जो है डीआरडीओ के, उसमें आपको पता ही होगा, अग्नि मिसाइल है आपकी, और पृथ्वी मिसाइल है, तेजस है, अर्जुन बैटल टैंक है, एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम जो एटीएजीएस है, अभी काफी फेमस भी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम वो भी है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। हवाई एज द रेनबो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आज के न्यूज़पेपर में ही था, ऐसा नहीं है। देखो ये एलिफेंट वाला हमने ट्रम्पेट साउंड का देखा, और ये देखो वाई इज हवाई द आइडल फॉर रेनबोज। तो ये भी एक टॉपिक था जो आज न्यूज में था कि हवाई क्यों रेनबोज इतने बनते हैं। तो रीजन सिंपल है, पहला कंसिस्टेंट सनशाइन एंड शॉर्ट रेन शार्स। कंसिस्टेंट सनशाइन वहां रहती है और शॉर्ट रेन शार्स हो जाते हैं, इस कारण से हवाई बहुत अच्छी जगह घूमने के लिए आप जा सकते हैं। क्लीन एयर भी काफी ज्यादा है, ट्रेड विंड्स बीइंग फ्रीक्वेंट, स्मॉल रेन शावर्स यहाँ आते ही रहते हैं, और सन के अपोजिट है तो ऑब्वियस सी बात है रेनबोज काफी बनते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर द रीजंस। एंड एडिटोरियल की अगर हम बात करें, आज के एडिटोरियल ऑफ द डे जो हमारे डिस्कस करेंगे, तो ये है देखो, अ रोल फॉर इंडिया एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो रोल फॉर इंडिया इन द साउथ साउथ क्लाइमेट कोऑपरेशन। तो यहाँ पे पहले तो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात क्या है साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो एक साउथ साउथ कोऑपरेशन का मतलब है कोऑपरेशन अमंग द डेवलपिंग नेशंस। जो डेवलपिंग नेशंस है उनके बीच का कोऑपरेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। एंड basically the collaboration among these nations is to share technology, climate finance, sustainable practices, ये सारी चीजें शेयर करने के लिए बेसिकली फॉर दैट रीजन इज देयर, ठीक है ना। और इंडिया के क्लाइमेट इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो इंडिया ने लॉन्च किया है कार्बन, ये आपका कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 में लॉन्च किया है। इंडिया ने लॉन्च किया था कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम अलाइनिंग विद द आर्टिकल 6.2 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, जो कि कार्बन क्रेडिट के ऊपर बात करता है। और इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करवाया 2022 से अभी तक में। और इंडिया कोलैबोरेट कर रहा है साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, ईयू के साथ ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एंड कार्बन कैप्चर। तो दैट इज दीज आर द इंडियाज इनिशिएटिव्स जो कि इंडिया ने लिए हैं। बहुत सारे वैसे तो हैं, बट ये दे आर द मेजर वंस। और दीज आर द थिंग्स। और इंडिया असिस्ट कर सकता है स्पेशली अफ्रीकन रीजन को फॉर सोलर एनर्जी, जो आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, कार्बन क्रेडिट मार्केट्स हैं, इनके लिए हम काफी उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, है ना। ऑल दीज थिंग्स वी कैन डू फ्रॉम विद देम, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। टोपोनिमी क्या होती है? द स्टडी ऑफ हाउ प्लेसेस गेट देयर नेम्स, हाउ दे आर गेटिंग नेम्स इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर। इसको हम बोलते हैं टोपोनिमी, मतलब कि किसी जगह का नाम कैसे पड़ता है, तो वो बताता है टोपोनिमी। एंड दैट इज द थिंग व्हिच यू कैन रिमेंबर आल्सो। और अभी बेसिकली कुछ न्यूज में था, जैसे अजरबैजान, तो इट वाज हिस्टोरिकली ए रीजन इन ईरान। ईरान में ये हिस्टोरिकली एक रीजन था। एंड रशियन एम्पायर जब कोलैप्स हुआ, तो उसके बाद 1918 में की बात चल रही है, जब रशियन एम्पायर उस समय कोलैप्स हुआ, तो ये बेसिकली इस समय ईरानियन रीजन का नाम इसको अजरबैजान मिला। एंड चट्टोग्राम जैसे बांग्लादेश है, पहले इसको ग्रैंड हार्बर ऑफ बंगाल कहा जाता था पोर्चुगीज के द्वारा। और सदकावान कहा गया था बाय इब्न बतूता, मतलब चट्टोग्राम जो है ना अभी बांग्लादेश में, उसको सदकावान कहा गया था इब्न बतूता के द्वारा। तो अगर आपसे सदकावान का भी पूछा जाए तो याद रखिएगा क्या है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और यहाँ पे एक न्यूज आज आई थी आज की, न्यूजीलैंड अपने डीप सी माइनिंग बैन के डिसीजन को रीथिंक कर रहा है। मतलब कि वहां डीप सी माइनिंग उन्होंने बैन कर रखी है। कहाँ, किसने? न्यूजीलैंड ने। एंड उन्होंने बैन क्यों की थी? बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, बट नाउ दे आर रिकंसिडरिंग देयर डिसीजन। वो अपने डिसीजन को रिकंसिडर कर रहे हैं ड्यू टू डिमांड ऑफ द रेयर अर्थ मिनरल्स। रेयर अर्थ मिनरल्स की डिमांड के कारण उसको रिकंसिडर करना पड़ रहा है। अब रेयर अर्थ मिनरल्स ऑब्वियस सी बात है क्यों यूज होते हैं? इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होते हैं, सोलर पैनल्स में यूज होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। तो दे आर यूज्ड ऑल दीज इन ऑल दीज प्लेसेस। एंड पैसिफिक रीजन हैज अ वास्ट रिजर्व ऑफ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। पैसिफिक रीजन में बहुत ज्यादा पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के वो पाए जाते हैं। एंड दे हैव वास्ट रिजर्व्स। माइनिंग रिस्क भी होते हैं,
बट ऑब्वियस सी बात है, नाउ न्यूजीलैंड को पता है कि इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई कि अब वो माइनिंग बैन करके काम तो नहीं चला सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते, नाउ दे आर रीथिंकिंग दैट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस पार्ट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एक और लास्ट टॉपिक था वियतनाम के इंडस्ट्रियल बूम के ऊपर, ये आर्टिकल आया था। तो वियतनाम के इंडस्ट्रियल बूम के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों हुआ वियतनाम का इंडस्ट्रियल बूम। तो सबसे पहली बात तो चाइना से शिफ्ट हुआ बहुत सारा प्रोडक्शन वियतनाम में। एक तो यूएस चाइना के ट्रेड वॉर के कारण बहुत ज्यादा हुआ, और वियतनाम में बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए, चाहे ईयू हो, आसियान हो, यूएस हो, सबके साथ किए। एंड वहां पे लो वेजेस इतनी ज्यादा थी, मतलब कि इतने कम वेजेस पे काम कर रहे थे लोग कि बहुत अट्रैक्ट हुआ वहां पे, इन्वेस्टमेंट करने वाले भी वहां गए। अब मेन जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई है वो है इलेक्ट्रॉनिक, चाहे वो सैमसंग हो, एप्पल हो, चाहे इंटेल हो, दे आर एक्सपैंडिंग प्रोडक्शन इन वियतनाम। टेक्सटाइल की बात करें तो वियतनाम इज द थर्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर आफ्टर चाइना एंड इंडिया। चाइना और इंडिया के बाद सबसे थर्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है आपका वियतनाम। ऑटोमोबाइल्स और ईवीज की बात करें तो विनफास्ट एक इमर्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है जो कि वियतनाम में है, विनफास्ट। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। So all these things are important. I hope you got clarity. I hope आपको आज का न्यूज़पेपर समझ में आ गया होगा. That is it for the day. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.